हेलो साथियों, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब अकेडमी में। साथियों देखिए, आप लोग देख रहे हैं सीटेट का पर्यावरण को हम लगभग समाप्त कर चुके हैं। उसके प्रश्न की जो श्रृंखला है बस वो जारी रहेगी आपकी। और अब उसके बाद जो विज्ञान का जो पोर्शन है उसमें जो अगला चैप्टर है प्रकाश को पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं हम। उसमें आप क्वेश्चन लगाइएगा, जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और उनसे करेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों। अब उसके आगे एक चैप्टर आता है तरंग का, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, सारे एग्जाम्स में आते हैं। सीटेट जूनियर वालों तो ध्यान से सुन लो, तुम्हारे लिए तो 5 जुलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आपके साथ साथ यूपी SSC वाले, SSC वाले, RRB NTPC सब कुछ लिखा है इसीलिए मैंने, इन सब के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पे बार बार मैं इस चीज़ पे कह रहा हूँ, इस पे बाउंडेशन मत कीजिए। कुछ लोग बनाते हैं उसका लेखपाल का अलग साइंस, उसका अलग साइंस। अरे एक साइंस का एक लेवल पकड़िए, सारे क्वेश्चन कर डालिए कि कभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाए भी तो आपको दिक्कत ना हो। तो साथियों हम लोग करेंगे क्या, आज तरंग गति पे आधारित प्रश्न जो है वो देखेंगे और उस पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको देख लेंगे। ठीक है साथियों। तो होता क्या है, तरंग गति क्या होती है, तो उसमें बेसिकली कौन कौन सी आपकी तरंगें आती हैं वो देखेंगे। उसके अलावा उनके टाइप्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या आता है वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों सीटेट जूनियर वाले आप इसको साइंस में इन्वॉल्व करिए। मैं बायो भी आपको पढ़ाऊँगा। आपको 20-22 तारीख तक, 20 तक मैक्सिमम सोच के चलिए, 20 तक आपकी साइंस पूरी समाप्त कर दूंगा। और साथ में आपका 15 तारीख से मैंने बोला हुआ है बाल विकास स्टार्ट करने को, तो बाल विकास भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे पर्यावरण खत्म होगा मैं बाल विकास स्टार्ट कर दूंगा आपका। ठीक है ना साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। और ये सीटेट जूनियर के लिए ही नहीं है सिर्फ, ये SSC और यूपी SSC के लिए भी है। तो साथियों शुरू करते हैं एनर्जी के साथ। तो ध्यान से देखिए, तरंग गति 2 प्रकार की तरंगे होती हैं हमारी। कौन कौन सी होती हैं? यांत्रिक तरंगे और आपकी एक तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तरंग को 2 पार्ट में बांटा गया। किस हिसाब से बांटा गया? कुछ चलने के इफेक्ट के हिसाब से। कुछ तरंगे क्या होती हैं, उनको सपोर्ट या माध्यम की आवश्यकता होती है। कुछ तरंगे बिना माध्यम के ही सीधी चलती हैं। तो ऐसे रूप में देखा गया तो 2 भागों में बांटा गया, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों को भी 2 भागों में बांटा गया है, अनुप्रस्थ और अनदैर्ध्य। अनुप्रस्थ और अनदैर्ध्य। ठीक है साथियों। तो अनुप्रस्थ और अनदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं ये भी आज देखेंगे। तो यांत्रिक तरंगे देखते हैं पहले, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पर है उनको देखेंगे। उनसे जुड़े हुए सारे जो तथ्य हैं आज उनका कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन लगाइए, आपको डबल फायदा होगा। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं। तो यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, सबसे पहले तो याद करिए इनमें माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी आपको। मतलब तरंग जो है बिना माध्यम के सपोर्ट के नहीं चल पाएगी। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ आपके पास तक जा रही है वायु के द्वारा, तो माध्यम क्या है? वायु। ठीक है ना। तो माध्यम की आवश्यकता इनमें पड़ती है, तो वो तरंगे कौन सी कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगे। ठीक है साथियों। और विद्युत चुंबकीय क्या कहलाती हैं? जो प्रकाश की चाल से चलें, अर्थात एक नियत चाल से चलें। माध्यम उनके लिए फिक्स नहीं है, वो नियत चाल से चलती है। निर्वात में तो उनकी चाल बहुत ही अच्छी हो जाती है। ठीक है। तो ये सब कौन सी आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं इनको, विद्युत चुंबकीय तरंगे इनको बोलते हैं। तो यांत्रिक में जो आपकी आती हैं अनुप्रस्थ और अनदैर्ध्य, 2 भागों में बांटा गया है इसको, अनुप्रस्थ और अनदैर्ध्य। अब अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? बहुत सरल है। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं, हमेशा कंफ्यूज मत होइए। अनुप्रस्थ माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करें। मतलब जैसे तरंग ये जा रही है, डायरेक्शन इधर की तरफ है, और जो तरंग के जो कण हैं, माध्यम के कण वो कैसे कंपन करें? इसके लंबवत कंपन करें। मतलब जो दिशा है उसके लंबवत कंपन करें। जैसे ये देखो वेव बना रखी है मैंने, तो कैसे जा रही है ये? मैक्सिमम ऊपर जाती है, मिनिमम नीचे जाती है। तो ये क्या है? आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि हम एक डोरी को लें, रस्सी को, तनी हुई डोरी को, तो रस्सी से क्या होता है, उससे उसको पकड़ के ऐसे खींच दें तो क्या होगा? उसमें ऐसे 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 लहर टाइप की बन जाएगी। तो लहर जब बन जाती है तो ऊपर की तरफ मैक्सिमम जब वो लेता है तो वहाँ तक की हाइट कहलाती है श्रृंग। और जो नीचे की हाइट कहलाती है उसको बोलते हैं गर्त। श्रृंग और गर्त, अपर मैक्सिमम और लोअर मिनिमम। ऐसे फिर एक श्रृंग बनेगा, फिर एक गर्त बनेगा, श्रृंग गर्त बनते रहते हैं। ठीक है ना साथियों। तो होता क्या है, उदाहरण क्या दिया आपको? 3 तनी डोरी या रस्सी में जब कंपन करा दें। ठीक है। श्रृंग गर्त क्या है?
ऊपर की तरफ मैक्सिमम जो हाइट है वो सुरंग, और जो नीचे की मैक्सिमम हाइट है उसको गर्त बोलते हैं। दो सुरंग और दो गर्त के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। किन्हीं दो सुरंग या किन्हीं दो तरंग, कुछ भी कहिए, दोनों सुरंग ले लीजिए या दोनों तरंग, तो उसको क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, एक सुरंग और एक गर्त नहीं, दो सुरंग लगातार जो पड़ रहे हो और दो तरंग, जो दो गर्त हैं उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। जैसे मैंने दो सुरंग दिखा रहा है, आप दो गर्त भी दिखा सकते हैं। ठीक है साथियों, आइए आगे देखते हैं उदाहरण क्या है। इससे बहुत आता है, पूछ दिया गया प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे। तो प्रकाश तो वैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे, लेकिन अनुप्रस्थ दैर्ध्य में क्या है, वो आपकी संचरण जो है माध्यम के परपेंडिकुलर होता है प्रकाश का, इसलिए उनको क्या तरंग, कौन सी तरंगे भी बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं। तो प्रकाश जो है आपका कौन सी तरंग का उदाहरण है? प्रकाश तरंगे कौन सी तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग। और है क्या, नेचर क्या है इनका? विद्युत चुंबकीय का है। ठीक है तो विद्युत चुंबकीय, लेकिन यांत्रिक में पूछा है तो क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार घुमा घुमा के पूछा जाता है, क्या? अभी इसको मैं रिलेट करूंगा, जब इसको भी बता दूंगा। तो पानी की सतह पर जो संचरण होता है, पानी की सतह मतलब जो पानी के ऊपर देखते हैं ना, तो पानी देखा होगा नदी यदि कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती जाती है, आगे की तरफ बढ़ती ना, तो संगत बनाती चलती। तो पानी की सतह का जो संचरण होता है, मतलब जो चलना होता है, पानी की तरंग, जब पानी की सतह पर जो तरंग चलती है उस तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और अभी हम आगे बताएंगे कि जब अंदर जो तरंग चलती पानी के अंदर, मतलब द्रव के अंदर या पानी के अंदर, वो आपकी कहलाएगी अंतःदैर्ध्य तरंग। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, गैसों में ये नहीं होती है। किस में नहीं होती है? गैसों में नहीं होती है। ठीक है, गैसों में क्या नहीं होगा? गैसों में संचरण माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होगी। गैसें क्या हैं, वो तो फ्री रहती हैं, कैसे भी चल सकती हैं, उनमें कोई इफेक्ट नहीं कि वो माध्यम कण परपेंडिकुलर, तो ये गैसों में नहीं कंपन करती हैं, ये याद रखिएगा। ठोस द्रव में तो करेंगे, लेकिन किसमें? गैसों में कंपन नहीं करेंगी। आइए आगे देखते हैं अंतःदैर्ध्य तरंगें। माध्यम के कण संचरण की दिशा में ही कंपन करें, मतलब परपेंडिकुलर नहीं, संचरण की दिशा में, जिस दिशा में हो उसी दिशा में ही क्या हो, संचरण हो रहा हो तरंग का। तो उदाहरण कैसे समझ, जैसे स्प्रिंग को पकड़ के खींच दें तो क्या होगा? कुछ जगह बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, कुछ जगह ढीली हो जाएगी, कुछ जगह ढीली हो जाएगी, कुछ जगह बहुत ज़्यादा तन जाएगी। मतलब एक जगह, कुछ जगह कंप्रेस कर जाएगी, कुछ जगह एक्सपेंड कर जाएगी। तो जो कंप्रेस यानी जहाँ बहुत कम गैप रहता है, स्प्रिंग बहुत टाइट जो डिस्टेंस रहती है, उसको बोलते हैं संपीड़न। यहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्रेस। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी यानी घनत्व तो सबसे ज़्यादा होगा। तो पूछा जाता है कभी कभी संपीड़न विलयन में घनत्व किस में ज़्यादा होता है? संपीड़न में ज़्यादा संपीड़न, मतलब वहाँ पर डेंसिटी पास ज़्यादा है वहाँ पर स्प्रिंग की जो आप देख रहे हैं। और विलयन क्या है? जहाँ पर ढीली है स्प्रिंग ज़्यादा, यानी एक्सपेंड ज़्यादा हो गई है, वो आपका वहाँ पर घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो घनत्व का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एरो ऊपर का मतलब घनत्व ज़्यादा, एरो नीचे मतलब घनत्व कम। ठोस द्रव गैस तीनों में ही हो सकती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों में हो सकती हैं। तो संपीड़न विलयन इसमें बनते हैं, श्रृंगत तीन इसमें बनते हैं। ये गैसों में नहीं होती, ये गैसों में तीनों में होती हैं, ये बात याद रखिएगा। उदाहरण स्प्रिंग आपको बता दिया। और सबसे अच्छा उदाहरण जो पूछा जाता है प्रकाश और ध्वनि का बहुत पूछा जाता है। ध्वनि कौन सी तरंगे? वो अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। राखी रकार भूल गए थे। अनुदैर्ध्य तरंगे हैं तो कौन सी आपकी? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे जो हैं अनुदैर्ध्य तरंगे इस हिसाब से हैं कि उनको क्या होता है, माध्यम, अब जैसे हमको है ना, तो कैसे बस एयर से क्या हो रहा है, जो तरंग की दिशा है उसी की दिशा की हो, जैसे जिस तरफ बोलेंगे उसी तरफ संचरण होगा, तो माध्यम की दिशा में ही होता है। और ध्वनि के लिए एक बात याद रखिएगा, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, लेकिन प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अंतर रखिएगा, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता ज़रूरी है। समझ में आया? तो ऑप्शन दिए जाते हैं, किस में सबसे ज़्यादा होगी? जो जितना ज़्यादा ठोस होगा उतनी ज़्यादा होगी, जैसे कि लोहा और इस्पात। लोहा, इस्पात या स्टील में सबसे ज़्यादा क्या होगी आपकी? ध्वनि की स्पीड होगी। ध्वनि की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी? लोहा, इस्पात या स्पीड में हो, उसमें स्टील में होगी। प्रकाश की कहाँ होगी सबसे ज़्यादा? तरंग में होती है। हज़ारों बार क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। प्रकाश की सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होगी आपकी? निर्वात में। ध्वनि की सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? माध्यम में। कहाँ? लोहे और इस्पात में। आइए आगे देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, कांस्टेंट स्पीड, नियत चाल से। और इनका परास, इनकी एक रेंज है तरंग दैर्ध्य की, कितने तरंग दैर्ध्य कितनी होती, तो इनकी एक परास है तरंग दैर्ध्य की। लिख लीजिएगा तरंग दैर्ध्य की जो परास है, इनका जो लैम्डा का परास है, लैम्डा से हम लोग वो इनको बताते हैं, तो लैम्डा परास जो है इनका कितना है?
10 टू पावर -14 से 10 टू पावर +4 मीटर है। बस ये गैप याद कर लीजिए, 10 की घात -14 से 10 की घात 4। फिर उसके बाद कैसे याद करना है आपको, किरणें हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, 3 ये याद करिए। बीच में होता है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश बीच में रखिए। उसके पहले कितनी है, गामा, एक्स और पराबैंगनी, गामा, एक्स और पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट। फिर उसके बाद कौन सी है, दृश्य के नीचे 3 कौन सी हैं, अवरक्त यानी इंफ्रारेड, सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव, और रेडियो तरंग मतलब आपकी रेडियो वेव्स। तो आपकी ये 3 नीचे होती हैं। इनका क्रम बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपसे क्रम से तरंग दैर्ध्य का क्वेश्चन पूछ देता है कि तरंग दैर्ध्य, कभी कभी तो बिल्कुल एग्जैक्ट पूछ देता है तरंग दैर्ध्य इनमें से किसकी कितनी है और सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम कितनी किसकी है, ये भी पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं। तो गामा किरणों के खोजकर्ता कौन थे, बैकुरल थे। खोजकर्ता भी याद करते चलिए। गामा किरणों की खोज किसने की थी, बैकुरल ने की थी। इसकी रेंज क्या है, अब परास कहाँ शुरू हो रहा है, 10 की घात -14 शुरू हो रहा है। इसका परास जो लैम्डा परास है वो कितना है, 10 की घात -14 से 10 की घात -10 मीटर है। 10 की घात -14 से 10 की घात -10 मीटर है। याद कर लीजिए इसको, ठीक है। ट्रिक एक मत बनाइए, 10 की घात -14 से सीधे 4 कम करिए, 10 की घात -10 हो गया। कहाँ यूज़ होती हैं, अत्यधिक ऊर्जावान होती हैं तो ये लोहे की चादर वादर भेदने का काम, प्लेटलेट पत्ती अत्ती को भेदने का काम करती हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग भी लिख दिया मैंने। आइए एक्स किरणों को देखते हैं। एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है, 50 बार पूछा गया क्वेश्चन, रॉटसन है। तो रॉटसन का क्या है, रॉटसन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ये 50 बार पूछा गया, VVI है ये सब, जितने हैं ये सब बहुत पूछे गए हैं। तो इसकी परास क्या है, 10 टू पावर -10। अब यहाँ से पकड़िए, 10 टू पावर -10 से 3 × 10 टू पावर -8 मीटर। आप 10 टू पावर -8 तक भी याद रख सकते हैं, 3 × 10 टू पावर एग्जैक्ट है। तो 10 टू पावर -8 से अब कितना कम हुआ, 2 घटाया केवल पावर, 10 - 10 से 10 की घात -8 घटाएगा, मतलब वो माइनस लग रहा घटा लेकिन वो बढ़ी है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। माइनस में जब कम होता है तो बढ़ती है, प्लस की तरफ जा रहे हैं ना, तो तरंग दैर्ध्य 2 बढ़ गई। तो 10 की घात -10 से 10 की घात -8 हो गई। कहाँ यूज़ होती है एक्सरेज, आप कहाँ यूज़ करते हैं भाई, आप एक्सरे वगैरह सब कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होती हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में यूज़ होती है। तो चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इनका बहुत यूज़ होता है। कहाँ कहाँ, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरे से ऊपर। पराबैंगनी का देख लीजिए, अल्ट्रावायलेट की खोज किसने की, जोहान रिटर ने की थी। किसने की थी, जोहान रिटर। आप रिटर याद कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रिटर, अल्ट्रावायलेट रिटर, टारा ना, अल्ट्रावायलेट रिटर। परास क्या है, 10 की घात -8 से, अब यहाँ से पकड़िए 10 टू पावर -8 से 4 × 10 टू पावर -7। आपकी एक ही घटा, बढ़ा मतलब मीटर, मीटर है याद रखिएगा। कभी कभी ये कन्वर्ट करके दे देता है नैनोमीटर या पिकोमीटर, तो आपको ये मीटर में याद है तो बदल लेंगे, 10 टू पावर -9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे नैनो में कितना होता है, 10 टू पावर -9 मीटर। फिर क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, बहुत यूज़ है इसका। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में, जो खाद्य पदार्थ हैं फूड्स, इनके संरक्षण में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में, बैक्टीरिया पर इनका अगर रेस को भेज दिया जाए तो ये उसको नष्ट कर देती हैं। सिकाई वगैरह में यूज़ हो जाती हैं। उंगली के निशान पता, उंगली के निशान मतलब फिंगरप्रिंट्स पता करने में। फिंगरप्रिंट जो दिखते नहीं हम लोग को आँखों तो फिंगरप्रिंट्स के भी क्वेश्चन पूछा गया कि फिंगरप्रिंट्स का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पराबैंगनी। UP-SSC वालों ये पूछा गया कई बार। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, उंगली का निशान पता करने के, पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं, पराबैंगनी। खोजकर्ता जोहान रिटर। दृश्य प्रकाश, इसके खोजकर्ता कौन है, न्यूटन। दृश्य प्रकाश भैया क्या है, जो दिखाई दे, बीचों बीच होगा, तो बीचों बीच 10 की घात -14 से 10 की घात 4 10 की घात -7। जैसे कि आप जानते हैं ना pH 7 होता है, तो ऐसे याद रखिए 10 टू पावर -7। तो इसका क्या परास है, आँख से देख सकते हैं। परास क्या है, 4 × 10 टू पावर -7 से 7.8 × 10 टू पावर -7, मतलब 10 टू पावर -7 ही रेंज में, 4 × 10 टू पावर -7 से थोड़ा सा बड़ा, 7.8 × 10 टू पावर -7। कहाँ का यूज़ है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये जो आप देख सकते हैं, सब जो देखते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ये सब क्या है, दृश्य प्रकाश है। जो देख सकें भाई वो सब क्या है, दृश्य प्रकाश। अब इसके ऊपर और हाई तरंग दैर्ध्य की आपकी आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें कौन सी हैं, इंफ्रारेड किरणें होती हैं। क्या होती हैं, खोजकर्ता क्या है इसके, हर्शैल हैं, कई बार पूछा गया है। अवरक्त हर्शैल, रक्त रंजित है, हर्शैल मतलब हर शहर जो है वो रक्त रंजित है। अवरक्त इंफ्रारेड। परास क्या है इसका, तरंग दैर्ध्य का 7.8 10 टू पावर -7 से उठाइए इंटू 10 टू पावर से लेके कहाँ तक, 10 टू पावर -3 मीटर तक, काफ़ी बड़ा
है ना, 4 अब बढ़ गया। जैसे यहाँ 4 शुरू में कम हुआ था, अब यहाँ दृश्य प्रकाश के बाद 4 और बढ़ रहा है। 4 यहाँ बढ़ा था, ऐसे यहाँ 4 बढ़ेगा बीच की रेंज से। 10⁻³ मीटर रेंज याद कर लीजिए, बहुत पूछी गई है, कैसे भी याद करिए। कहाँ यूज़ होता है अवरक्त किरणें? अब अवरक्त क्या, इंफ्रारेड। आप देखें ना, घने कोहरे और धुंध में जब हमको दिखाई नहीं देता तो इसको ये भेद लेती है। इनकी भेदन क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या, घने कोहरे तथा धुंध से पार देखने के लिए होती है। और एक बहुत बार पूछा गया, ये तो पूछा ही गया है, BBI कर लीजिएगा, ये तो कई बार पूछा गया, ये बहुत बार पूछा गया है। टीवी के रिमोट में, जब आप टीवी का रिमोट चलाते हैं ऐसे करके, तो कौन सी रेज होती हैं? इंफ्रारेड होती हैं। कई बार पूछा गया इंफ्रारेड। आइए आगे देखते हैं, लोग गलत कर देते हैं सब, यही सब क्वेश्चन तो आता ही भैया, आप खुद लगा के देखिएगा। मेरी बात का है कि नहीं, मैं फर्जी देखिए ज्ञान नहीं बताने आया हूँ। आप अपना नोट्स पढ़ाइए और क्वेश्चन लगाइए, खुद ही आपको समझ में आएगा। ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। सूक्ष्म तरंगे, जिनको हम लोग माइक्रोवेव लघु तरंगे भी बोलते हैं, इनका क्या होता है, इनकी आवृत्ति बहुत अच्छी खासी होती है। तो ये कहाँ यूज़ होंगी? सैटेलाइट में यूज़ होंगी, आपकी रडार में यूज़ होंगी। रडार जो ट्रैक कर लेता है कि जहाज़ कहाँ से कहाँ क्या जा रहा है। रडार जानते हैं ना, रेडियो एम्प्लीफिकेशन डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। रडार उपग्रह लंबी दूरी के बिना तार, मतलब वायरलेस जो संचरण करने हैं वो लंबी दूरी के, छोटी दूरी के तो ये काम कर जाएगा, लेकिन लंबी दूरी के लिए आपको माइक्रोवेव्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका परास याद कर लीजिएगा, 10⁻³ से 10⁻⁻1 मीटर। मतलब क्या, 1/10 मीटर आ गया लगभग, यानी कितना हो गया, लगभग आपका 10 सेंटीमीटर के आसपास रेंज आ गई। अब सोचिए कितनी अच्छी तरंग दैर्घ्य बढ़ने लगी। रेडियो तरंग आखिरी तरंग है, इसका रेंज क्या है? इसकी खोज क्या थी? मैक्सवेल ने भविष्यवाणी करी थी। जब इन्होंने सिद्धांत दिया था एकीकृत का, तरंग का एकीकृत का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि रेडियो तरंग कुछ तरंगे हैं, इनकी परास इतनी इतनी होगी। फिर बाद में 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पर और काम किया, उनका नाम बताएंगे। तो मैक्सवेल द्वारा भविष्यवाणी की गई थी इस तरंग के लिए। परास क्या है? 10⁻⁻1 से 10⁴ मीटर। ये आखिरी तरंग है, यहाँ ख़त्म हो गई। अब जरा देखिए, इन सब में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी दिख रही है आपको? रेडियो तरंग की। तो ये महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा गया भैया, BBI कर लीजिए। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेडियो तरंगों की। भूल जाइए बाकी सब, अगर आपको एक क्रम है तो आप खट्टे से लगा दें। सबसे कम किसकी होती है? गामा किरणों की। कुछ अन्य देख लीजिए। अति लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने करी? जगदीश चंद्र बोस, जो अपने यहाँ के साइंटिस्ट थे। भारत में पहली बार रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर जो आविष्कार करा था वो इन्होंने किया था। लघु तरंगों की खोज किसने की? हर्ट्ज ने की। हर्ट्ज, इसलिए इन्हें हर्ट्जियन तरंगे भी बोलते हैं। लघु तरंग, दीर्घ रेडियो, मतलब रेंज है इसमें भी, रेडियो तरंगों में भी। ये जो रेंज देख रहे हैं ना, इसी में बांटा गया, अति लघु, लघु और आपका दीर्घ रेडियो। दीर्घ की खोज करी थी मार्कोनी ने। तो याद रखिएगा, अति लघु की खोज किसने करी रेडियो तरंगों की? जगदीश चंद्र बोस अपने यहाँ की। लघु किसने करी? हर्ट्ज ने। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की? आपकी मार्कोनी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इनको करिएगा, आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तरंग जो है वो चैप्टर समाप्त हो गया है। अगले चैप्टर में मापन से संबंधित जो बहुत सारी कुछ पारसेक, प्रकाश दूरी, इन सब में जो रिलेशन होता है वो बताऊंगा। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट आपके कुछ प्रैक्टिकल वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्रोनोमीटर किस में यूज़ होता है, नॉटिकल दूरी क्या होती है, ये सब बता दूंगा। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए भैया काबिल है। सीटेट जूनियर वाले लग जाइए, साइंस की जिम्मेदारी मेरी है। साइंस में ना फंसे तो आप मुझसे कहिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए और देश का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले भाग में, वो होगा तरंग पे या सीटेट पे ही होगा। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।